Hello everyone, very warm and very cheerful welcome to all of you. Myself यशस्वी व्यास from Resonance Pre-Medical Department. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों oogenesis यानी कि अंडजनन। अभी तक के लेक्चर जो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं उसमें हमने गैमेटोजेनेसिस का फर्स्ट पार्ट जो है यानी कि हार्मोनल कंट्रोल और गैमेटोजेनेसिस दोनों ही मेल्स के कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फीमेल्स में oogenesis यानी कि हिंदी में बोला जाता है जिसको कि अंडजनन। आप सभी जानते हैं हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है, चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव जनन, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पहले वाले लेक्चर में हमने गैमेटोजेनेसिस का मेल गैमेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट कर लिया था, राइट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम oogenesis। सबसे पहले देखिए, इससे पहले वाला जो हमारा पार्ट था ये वाला, यहाँ तक हम कल तक कंप्लीट कर चुके थे, राइट, इससे पहले वाले लेक्चर में। आज हम स्टार्ट करते हैं एक परिपक्व मादा युग्मक यानी कि oogenesis। oogenesis का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, एक अपरिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को अंडजनन यानी कि oogenesis कहा जाता है। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्र जनन किसे क्या कहा जाता है, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मेल्स इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म के निर्माण को, शुक्राणु के निर्माण को कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्योंकि स्पर्म क्या है, एक गैमेट ही तो है। तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, गैमेट्स का बनना यानी कि युग्मकों का बनना। अब वो नर युग्मक कौन सा है, स्पर्म यानी शुक्राणु, और मादा युग्मक क्या है, ओवम, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस तो हमने कर लिया, शुक्र जनन। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, मादा युग्मक का निर्माण। मादा युग्मक का निर्माण मतलब कि किसका निर्माण, मादा युग्मक का निर्माण को क्या बोलेंगे हम, अंड जनन। देखिए, अब जो कि पुरुष के शुक्राणु जनन से स्पष्ट रूप से भिन्न है, दोनों ही डिफरेंट है। वो अलग था, अब ये अलग है। अंडे जनन की शुरुआत भ्रूणीय परिवर्धन चरण के दौरान होती है। वहां पर कहाँ हो रही थी, वहां पर किशोरावस्था के टाइम पर स्टार्ट हो रहा था। अभी जो नीट 2022 में जो क्वेश्चन आया था आपके, वो इन्हीं लाइन से क्वेश्चन आया था। उसने पूछा था कि जो oogenesis का प्रोसेस है वो कहाँ पर स्टार्ट होता है। तो कहाँ पर स्टार्ट होता है, भ्रूणीय परिवर्धन के चरण के दौरान, जबकि वहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ स्टार्ट होता है, किशोरावस्था के समय, जब कई मिलियन मात्र कोशिका। अब यहां से स्टार्ट हो रहा है oogenesis, राइट, यहां से स्टार्ट हो रहा है oogenesis। अंडे जनन की शुरुआत भ्रूणीय परिवर्धन चरण के दौरान होती है, जब कई मिलियन मात्र युग्मक कोशिकाएं यानी कि अंडे जननी oogonia प्रत्येक भ्रूणीय अंडाशय के अंदर विनिर्मित होती है। तो यानी कि कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई है, कहानी स्टार्ट हुई है कई मात्र युग्मक कोशिकाओं से, यानी कि अंडे जननी। कई सारे oogonia होते हैं, जन्म के पहले की ही बात चल रही है यहाँ पर, उनके अंदर ये विनिर्मित किए जाते हैं। जन्म के बाद क्या होता है, ये जो अंडे जननी है इनका निर्माण और इनकी वृद्धि नहीं होती है। भ्रूणीय परिवर्तन के टाइम पर ये जो oogonia होते हैं, अंडे जननी, इनका निर्माण आगे, इनका जन्म के बाद में इनका निर्माण रुक जाता है, अर्थात इनकी वृद्धि नहीं होती है। इन कोशिकाओं में विभाजन शुरू हो जाता है और अर्धसूत्री विभाजन के पूर्वावस्था प्रथम यानी कि प्रोफेज 1 में क्या होता है, इनकी प्रविष्टि होती है और इस अवस्था में स्थायी तौर पर यह अवरुद्ध रहती है। तो प्रोफेज 1 तक ये स्टॉप रहती है। आगे देखिए, इन्हें क्या बोला जाता है, और इन्हें बोला जाता है प्राथमिक अंडक यानी प्राइमरी oocyte, इन्हीं को ही कहा जाता है। आगे देखिए, उसके बाद प्रत्येक प्राथमिक अंडक यानी कि प्राइमरी oocyte कणिकामय कोशिकाओं यानी ग्रेन्युलोसा सेल्स की परत से आवृत होते हैं। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं, इनके ऊपर कई ग्रेन्युलोसा सेल्स की आवृत्ति होती है और इन्हें क्या बोला जाता है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, प्राथमिक पुटक या फिर प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोला जाता है इनको,
प्राइमरी फॉलिकल। अभी डायग्राम में आपको समझाऊंगी पूरा होने के बाद। इस प्रक्रिया द्वारा इन पुटकों की भारी रुकिए अभी भारी मात्रा में जन्म से यौवनारंभ तक ह्रास होता है। यानी कि इनका नंबर कैसा हो जाता है, इनका नंबर डिक्रीज हो जाता है, इनका नंबर कम हो जाता है। इसीलिए यौवनारंभ के समय प्रत्येक अंडाशय में केवल 60 से 80 हजार प्राथमिक पुटक ही बचे हुए शेष रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि जन्म के बाद में इनका नंबर गिर चुका है। यह प्राथमिक पुटक कणिकामय कोशिकाओं के और अधिक परतों से आवृत हो जाते हैं। यानी कि जो मैंने आपको भी बताई थी ग्रेन्युलोसा सेल्स, वो कई परतों पे परतें बना लेती हैं तथा एक और नए प्रावरक यानी कि थीकल स्तर से घिर जाते हैं। इन पे कई थीका स्तर बने हुए रहते हैं इस तरीके से, राइट, जिसे द्वितीयक पुटक कहते हैं। क्या बोलते हैं हम जिसको? यानी कि प्राइमरी पुटक था, उस प्राइमरी पुटक पे कई सारी लेयर्स बनती जा रही है, जिसको कि लास्ट बात में हमने क्या बोला? द्वितीयक पुटक। अब क्या होगा द्वितीय पुटक का भी देखिए। यह द्वितीय पुटक जल्द ही एक तृतीयक पुटक में, यानी कि सबसे पहले क्या बना था? प्राइमरी फॉलिकल के बाद में फिर सेकेंडरी फॉलिकल, और सेकेंडरी फॉलिकल के बाद में टर्शरी फॉलिकल, और ये कि फिर किसमें चेंज होगा? फाइनली बच्चों बन जाएगा अभी ग्राफिन फॉलिकल, यानी कि ग्राफिन पुटक में ये जाकर चेंज हो जाता है। देखिए इसमें क्या चेंजेस आते हैं। तृतीय पुटक में परिवर्तित हो जाता है, जिसकी तरल से भरी गुहा को क्या बोला जाता है? जिसके अंदर एक कैविटी होती है, जिसको बोला जाता है घवर, यानी कि एंट्रम। तो एंट्रम का निर्माण कब होता है? जब तृतीय पुटक बन जाता है। आगे देखिए, यह इसका एक विशिष्ट लक्षण है। प्रावरक स्तर थीका लेयर अंतर प्रावरक थीका इंटरना और बाह्य प्रावरक थीका एक्सटर्ना में गठित होता है। जो थीका लेयर होती है वो एक तो बताई थी मैंने आपको, थीका एक्सटर्ना, और एक मैंने आपको बताई थीका इंटरना, राइट। इस तरीके से लेयर्स होती हैं। आगे देखिए, इस समय आपको ध्यान इस ओर खींचना महत्वपूर्ण होगा कि तृतीयक पुटक के भीतर प्राथमिक अंडक के आकार में वृद्धि होती है। अब जो प्राइमरी oocyte है वो तृतीयक पुटक के भीतर अपनी वृद्धि को करता रहता है, और इसका पहला अर्धसूत्री विभाजन पूरा हो जाता है। इसका जो फर्स्ट मियोसिस जो था वो कंप्लीट हो जाता है। यह एक असमान विभाजन है, जिसके फलस्वरूप एक तो बड़ा यानी कि वृहद अगुणित, इसको मैं दूसरे पेन से ले रही हूँ, देखिए क्या बनता है? एक वृहद अगुणित द्वितीयक अंडक बनता है, और साथ में एक लघु प्रथम ध्रुवीय पिंड का निर्माण होता है। ये तो क्या है? सेकेंडरी oocyte, राइट। एक तो सेकेंडरी oocyte का निर्माण होगा, और एक पोलर बॉडी, क्या बोलते हैं इसको? पोलर बॉडी, यानी कि पहली पोलर बॉडी का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर कैसा होता है बच्चों? असमान विभाजन होता है। अगर किसी चीज को हम दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो एक बड़ी और एक छोटी होती है, तो यहाँ पे बड़ी वाली क्या कौन सी सेल थी? सेकेंडरी oocyte, यानी कि द्वितीयक अंडक, और ये छोटा वाला क्या है? पोलर बॉडी। द्वितीयक अंडक प्राथमिक अंडक के पोषक से भरपूर कोशिका प्रद्रव्य साइटोप्लाज्मा की मात्रा को संचित रखती है। आगे देखिए, इसमें संचित रखती है, ये हो गया। आगे देखिए, प्रथम ध्रुवीय पिंड में और अधिक विभाजन होता है या इसमें ह्रास हो जाता है, और फर्दर क्या होता है? फिर आगे फर्दर डिवीजन होता है, और फिर सेकेंडरी पोलर बॉडी का निर्माण भी होता है। वर्तमान में हम इसके बारे में सुनिश्चित रूप से बहुत अधिक कुछ नहीं कह सकते, बट इनके बारे में एक मेजर पुख्ता सबूत ठीक प्रकार से नहीं दिए गए हैं। तृतीयक पुटक आगे चलकर
परिपक्व पुटक या ग्राफिन फॉलिकल, जब भी जस्ट मैंने आपको बताया था टर्शियरी फॉलिकल के बाद में ग्राफिन फॉलिकल में परिवर्तित हो जाते हैं। और द्वितीयक अंडक अपने चारों ओर एक नई झिल्ली का निर्माण करते हैं जिसे पारदर्शी अंडावरण यानी कि जोना पेलुसिडा कहते हैं। क्या होती है बच्चों ये? देखिए, द्वितीयक अंडक जो सेकेंडरी ओसाइट उसके चारों तरफ एक झिल्ली का निर्माण होता है जिसे क्या बोला जाता है? जोना पेलुसिडा। अब ग्राफिन पुटक फटकर द्वितीयक अंडक अंडाणु को अंडाशय से मोचित करता है और इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? ओव्यूलेशन। मेनली ओव्यूलेशन किस टाइम पर होता है? 14th डे। क्लियर है बच्चों इतनी बात? 14th डे क्या होगा? अब जो द्वितीयक अंडक सेकेंडरी ओसाइट जो परतों के बीच में यानी कि ग्राफिन फॉलिकल के बीच में जो घुसा हुआ है, क्या होगा? अब 14वें दिन अंडोत्सर्ग होगा, ओव्यूलेशन होगा और वो जो सेकेंडरी ओसाइट है वो निकल कर बाहर आ जाएगा। देखिए, ओव्यूलेशन इस प्रक्रिया को ओव्यूलेशन कहा जाता है। आगे देखिए, अभी आपको स्टार्ट हो गया मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको ये बताती हूँ ये वाला। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ये पूरा दे रखा है अंडाशय का आरेखीय भाग पूरा। यह है रुधिरवाहिनियां, ये रुधिरवाहिनी रेड कलर में आपको नजर आ रही है, यह है रुधिरवाहिनियां यानी कि ब्लड वेसल्स, राइट, ये है ब्लड वेसल्स। अब ये आगे जाके क्या बनाएंगे फिर? प्राथमिक पुटक यानी कि प्राइमरी फॉलिकल, ये तो ब्लड वेसल्स है ही सही। ठीक है, सबसे पहले किसका निर्माण होगा? अब प्राइमरी फॉलिकल का यानी कि प्राथमिक पुटक का। प्राथमिक पुटक किसमें चेंज होगा फिर? ये चेंज होगा फिर सेकेंडरी फॉलिकल में। और सेकेंडरी फॉलिकल किसमें चेंज होगा? तृतीयक पुटक में। मैंने आपको बताया था तृतीयक पुटक के अंदर क्या बन जाती है? गवर। गवर का मीनिंग क्या है? एंट्रम, राइट। एंट्रम का निर्माण देख रहे हो, यहाँ पे कैविटी बन गई है, ये जो कैविटी बन रही है इसी का मतलब है एंट्रम का निर्माण। और ये किसमें चेंज होगी फिर? ग्राफिन पुटक। ये क्या बन चुका है? ये बन चुका है ग्राफियन फॉलिकल, राइट, यह है ग्राफिन फॉलिकल। अब 14वें दिन जैसे कि मैंने आपको बताया 14th डे क्या होगा? इसके अंदर जो सेकेंडरी ओसाइट है, किसके अंदर? ग्राफिन फॉलिकल के अंदर, वो बाहर निकल कर आ जाएगा। अब डायग्राम में देख लो, देखो ये पूरा इस तरीके से बंद है, बट 14th डे क्या होगा? जो ओवम है यानी कि जो अंडाणु है वो बाहर निकल कर आ जाएगा और ये लेयर कैसी हो जाएगी? फट जाएगी। ठीक है, अब देखिए कि अंडाणु तो निकल कर बाहर आ जाएगा। अगर इस टाइम पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है यानी कि इस टाइम पे निषेचन आ जाता है, अगर इस टाइम पर स्पर्म की एंट्री हो जाती है तो निषेचन के पूरे चांसेस हैं। बट अगर फर्टिलाइजेशन यानी कि स्पर्म की एंट्री नहीं होती है तो क्या होता है फिर? ये पूरा जो ग्राफिन फॉलिकल्स है किसमें चेंज हो जाएगा फिर? कार्पस ल्यूटियम यानी कि पीतपिंड में। और कार्पस ल्यूटियम अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो किसमें निषेचन नहीं होता है तो वो कार्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाती है। तो अंडाणु तो बाहर निकल कर बाहर आ गया और ये बचा हुआ पार्ट किसने क्या बना लिया? कार्पस ल्यूटियम का निर्माण कर लिया। ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। आगे देखिए, देखिए अब हम देखते हैं, ये पूरा मैंने आपको यहाँ तक कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, इसके बाद में हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होगा। पहले हम देख लेते हैं oogenesis। देखिए oogenesis, यह अंडजनन oogenesis, राइट। तो देखिए सबसे पहले आपको जैसे कि बताया अंडे जननी होती है यानी कि oogonia। अंडे जननी का मीनिंग क्या है? oogonia। कई सारे oogonia क्या करते हैं? सूत्री विभाजन के द्वारा विभेदन होता है इनमें और वो किसमें चेंज हो जाते हैं? प्राइमरी अंडक यानी कि प्राइमरी oocyte में ये चेंज
हो जाते हैं। कब? जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहते हैं, यानी कि गर्भावस्था में जब वो रहते हैं, तब कई सारे अंडजननी प्राथमिक अंडक में चेंज हो जाते हैं। जब बाल्यावस्था आती है, या बाल्यावस्था आती है यानी कि चाइल्डहुड जन्म की अगर बात की जाए तो ये जो प्राथमिक अंडक है ये क्या करता है, ये अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा यानी कि अंडोत्सर्ग के पूर्व ही यानी कि एक अरेस्ट स्टेज में रहता है, यानी कि इसका कुछ नहीं होता है उस स्टेज में, किसमें? बाल्यावस्था के टाइम पर। अब जब यौवनारंभ आ जाता है यानी कि प्यूबर्टी स्टेज आ जाती है, तो ये प्राथमिक अंडक जो रुका हुआ था वो किसमें चेंज हो जाता है? सेकेंडरी oocyte में, यानी कि द्वितीयक अंडक में चेंज हो जाता है। जब ये द्वितीयक अंडक में चेंज हो जाता है उसके बाद में क्या होगा? यहाँ पर होगा असमान विभाजन। क्या होता है यहाँ पर? असमान विभाजन। और असमान विभाजन के बाद में यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस है, ठीक है। ये द्वितीयक अंडक बना, अब क्या होगा? असमान विभाजन होगा फिर से, और असमान विभाजन क्या करता है? अंडाणु का निर्माण कर लेता है और ध्रुवीय पिंड यानी कि पोलर बॉडी का निर्माण कर लेता है। ये दिख रही है आपको छोटी सी, यह है छोटी सी पोलर बॉडी और यह है अंडाणु का निर्माण। उसके बाद में फर्दर फिर क्या होगा? आगे डिवीजन करने के बाद में द्वितीयक ध्रुवीय पिंड का निर्माण होगा, यानी कि एक पोलर बॉडी यहाँ पे निकली है, यह है पोलर बॉडी, और सेकेंडरी पोलर बॉडी यहाँ पर निकली है, राइट। क्लियर है इतनी बात? तो ये कंप्लीट हो चुका है हमारा oogenesis। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में स्पर्मेटोजेनेसिस देखा था, oogenesis हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी तक जो टॉपिक हमारे कवर अप हुए हैं वो है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल और गैमेटोजेनेसिस का मेल कंप्लीट कर लिया हमने, हार्मोनल कंट्रोल कंप्लीट कर लिया हमने, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल हो गया था हमारा, और गैमेटोजेनेसिस का जो फीमेल गैमेटोजेनेसिस है जिसे कि हम oogenesis के नाम से जानते हैं, वो भी पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम स्टार्ट करेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट होगा। अभी हमारा कुछ पोर्शन ही बचे हैं बस, अब ज़्यादा पोर्शन हमारा बचा नहीं है इसमें। ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल है जो हम देखेंगे आगे फर्दर, हिंदी में उसको बोला जाता है आर्तव चक्र, राइट। लास्ट में इसके बाद में आएगा हमारा फर्टिलाइजेशन, निषेचन, पार्चुरेशन और लैक्टेशन। ये मात्र 3 टॉपिक हमारे बच्चे हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तब तक होमवर्क क्या है बच्चों आपका? तब तक आप रिवाइज करेंगे, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को रिवाइज करेंगे, ढंग से पढ़ेंगे और रिवाइज करते हुए कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी आप सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।